हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कराने वाले हैं आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो आप लोग को पार्ट 1 में हमने करा दिया है, उसमें केवल फिजिक्स का हमने ऑब्जेक्टिव कराया है। तो अगर वो वीडियो आप मेरा नहीं देखे हैं तो उसका हम प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पर डाल दिया है, वहाँ पर जाकर के आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये जो दोस्तों है, ये बिहार बोर्ड जो जारी करता है मॉडल सेट, वही वाला है, ठीक है। तो इसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं और किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड, इसी से संबंधित है ये। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, जरा हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा है MgCl2 विलयन एवं कॉपर धातु, और तीसरा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। यही एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, NaCl, ठीक है, विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 29 का जो आंसर हो जाएगा वो उष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। साग सब्जी का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बन रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना और क्षेपण। चलिए, 30 का राइट आंसर बता दीजिए। तो इसमें से दोस्तों जो होगा, ऑक्सीकरण क्रिया कौन से नहीं है, तो वो हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, अवक्षेपण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C6H12O6, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सब आप लोग को याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी हमें आशा है कि आप लोग को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? तो यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन, तो ये संतुलित है, ठीक है। दोनों तरफ क्या संतुलित है। यहाँ पर 2KClO3 है, तो यहाँ पर 2KClO3 और यहाँ पर भी 2KCl, 6 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर 2 गो क्लोरीन है और पोटेशियम है, और 2 क्लोरीन और पोटेशियम, तो ये भी संतुलित है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। H2 + Cl2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी 2 गए और क्लोरीन भी 2 गए, तो यहाँ पर भी 2 गए, तो ये भी क्या संतुलित है। देखिए दोस्तों, इसमें कौन संतुलित नहीं है पूछा गया, कौन संतुलित नहीं है, इसमें पूछा गया है कौन संतुलित नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पहला, दूसरा और तीसरा संतुलित है, तो इसमें से जाहिर सी बात है कि ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यही संतुलित नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 3 को इसमें संतुलित दिया गया है तो इसका चौथा क्या होगा? राइट आंसर है कि संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बताइए, A4 हो जाएगा, B11, C7 या D5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो भी लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका जो पीएच मान संभवतः होगा, ठीक है, 7 से ज्यादा होगा। 7 से कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 से कम है और ये 7 के बराबर है, 7 से ज्यादा चाहिए, और ये 5 है, तो 7 से ज्यादा इसमें ये दिखाई दे रहा है 11, ठीक है। तो जो भी कोई बिना लाल लिटमस को नीला करेगा उसका जो पीएच मान हो जाएगा वो 7 से ज्यादा होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 11 इसका राइट आंसर, क्योंकि 7 से यही ज्यादा इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं यशद पुष्प, ठीक है, ZnO, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को हम लोग यशद पुष्प कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बताइए, Cl2, O2, NO2 या CO2। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी। एक मिनट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल अम्ल। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ए, मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रख लेना है। अगर आप सभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख करके और याद कर लेते हैं, ठीक है, तो गारंटी है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में इससे तो कम से कम क्वेश्चन लड़ ही जाना है, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ठीक है, गारंटी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं प्रबल क्षार,
प्रबल अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लवण, लवण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? सिलिकॉन, अल्युमिनियम, फास्फोरस या Na में? बताइएगा। या नाइट्रोजन में? किस में होता है? 39 का हो जाएगा सी, फास्फोरस में। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट तो इसको समझ लेना क्या, क्यू से Cu से क्यूप्राइट यानी कि कॉपर हो जाएगा। कॉपर जो हो जाएगा दोस्तों वो उसका धातु का अयस्क हो जाएगा। क्यूप्राइट का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताना है आप लोगों को 41 नंबर क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, इसका संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 16। ठीक है, गंधक का परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। आप सभी को सब याद ही होगा। अभिक्रियाशील समूह, अब बताइए कि डबल बॉन्ड, एक मिनट थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं, कि एल्कोहल समूह कहते हैं, कि कार्बोनिल समूह कहते हैं? चलिए बताइए 43 से क्या होगा? जिसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथीन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एथीन का। वेल्डिंग में दोस्तों एथीन का उपयोग होता है। ठीक है, बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन आवर्त सारणी के, एक मिनट, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का समूह है? 45 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 का 14 डी, यानी कि हो जाएगा 14वें वर्ग का सदस्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं एथाइन में? ठीक है, चलिए 46 का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? इसमें से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, फ्लोरीन। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 7। ठीक है, अब बताइए सबसे आसान क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 1। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है लेकिन इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, चलिए अगला है इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब उसको क्या समझना है? तो इसे खड़ा लाइन जो होता है इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो ऐसे पड़ा लाइन होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या दोस्तों इसमें होती है 18। कितना होता है? 18 को होता है। ठीक है, चलिए 50 तक हमने क्लियर कर लिया है, और इसमें लगभग क्वेश्चन और बच गया है, 30 क्वेश्चन ही बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धातु होगा। ठीक है, उसको आपको याद कर लेना है। इसमें पूछा गया है 52 नंबर में, निम्नांकित में वनों पर आधारित कौन उद्योग है, यानी कि वन में आधारित कौन उद्योग है? तो कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? तो वनों से संबंधित उद्योग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी है क्या? वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, नहर से सिंचाई? तो सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या होगी? टपकन सिंचाई होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टपकन सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को टपकन सिंचाई कहते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी, 1973 में। ठीक है, 1973 में इसका राइट आंसर बी मारना, 1973 याद करना है आप सबको। ये कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण दोस्तों मृतोपजीवी, मृतपोषी, मृतोपजीवी कर रहे हैं, मृतपोषी पाया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला है? मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर। कहा गया है कि एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होता है। ठीक है, 56 का हो जाएगा एक, मृत घास पत्ते। यही क्या होता है? तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, यानी कि अपने आप गल करके और ह्यूमस बन जाते हैं।
मनुष्य में पाचन क्रियाक्रम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मुख्य गुहा से। ठीक है, 57 क्या हो जाएगा। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, शोषण तो करबे करता है जीवन, जो मतलब कि सजीव है, पोषण भी करता है और प्रजनन भी करता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया किसमें होता है? तो किण्वन क्रिया दोस्तों ये होता है ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ईस्ट में होता है। ठीक है, आप लोग को ईस्ट बताना है। क्या बताना है? ईस्ट। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो दोस्तों ये होता है पत्ती से। ठीक है, 62 का से हो जाएगा पत्ती से। वाष्प उत्सर्जन होता है पत्ती से। 63 नंबर, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? आरबीसी, फाइब्रिनोजेन, लसिका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 64 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको बताना है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अपशिष्ट, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ये हो जाएगा छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, इनमें से सभी में, इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो ये NH3 हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का जो प्रधान कार्य है वो हो जाएगा उत्सर्जन करना। ठीक है, वृक्क मतलब इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किडनी का प्रमुख कार्य उत्सर्जन मतलब निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में या इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो हो जाएगा साइटोकाइनिन। आपको तो याद ही होगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ये हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितना होता है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है दोस्तों ये एड्रिनल द्वारा। कहां से? एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 72 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये होता है मुकुलन द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प में नर प्रजनन को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ए पुंकेसर कहते हैं। 73 का ये हो जाएगा, इसे पुंकेसर कहते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तब से शुक्राणु कहाँ बनता है? तो ये होता है वृषण में। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? CO2, NO2 की O2। तो इनमें से सभी नहीं था। 75 का आंसर डी हो जाएगा। आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स में के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों के नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, इनमें से सभी। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से ये सभी कथन सही थे। वो एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों के नख थे और इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? 77 के बताइएगा। घोंघे, कुछ सरीसृप, पंछी, मधुमक्खी। तो ये तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर घोंघा होगा। इसमें स्नेल्स कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी हो जाएगा। 78 का डी, ये सही पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीय। तो ये हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। 80 का हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा?
आंसर इसका DDT। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों को जो क्लास 10th का, एक मिनट, जो क्लास 10th का दोस्तों मॉडल सेट था वो हमने ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बताइएगा कि आगे आप लोग को किस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, आप लोग को किस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव चाहिए और उस पर हम वीडियो जरूर बना करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।